कक्षा बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रकरण उसने कहा था कहानी। इसके लेखक है, कहानीकार है, कथाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में, पिछले वीडियो में भी हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो प्रथम कहानी है उसने कहा था, उसका हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय और उसने कहा था कहानी का संक्षिप्त सार और 3 उसने कहा था कहानी के जो प्रमुख गद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं की थी। अब हम आज प्रस्तुत वीडियो में चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां जो प्रमुख अंश है उनकी व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, समीक्षा करें और समीक्षा करने के उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस पाठ्यक्रम का और जिस पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं ये पाठ्य पुस्तक है नवरत्न कहानी संग्रह है। ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र, गद्य साहित्य नामक जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें संकलित है ये कहानी संग्रह। और गद्य साहित्य नाम से ये द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है। इसमें कहानी, नाटक और एकांकी जो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं उनका अध्ययन करवाया जाना आवश्यक है। तो कथा संकलन या कहानी संग्रह की पहली कहानी है, उसका हम जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से जो मार्मिक अंश है, प्रमुख गद्यांश है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं कर रहे हैं। तो चौथा जो मार्मिक अंश है तो पहले हम इसको पढ़ते हैं और उसके बाद में इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और जान पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अंश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है नवरत्न या कथा संकलन कहानी संग्रह में संकलित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा ता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 कहानियाँ लिखकर कहानी साहित्य में चर्चित हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी 3 कहानी बुद्धू का कांटा उसने कहा था, बुद्धू का कांटा उसने कहा था
और एक तीसरी जो कहानी है इनकी सुखमय जीवन, ये 3 कहानियाँ लिखकर हिंदी कथा साहित्य में ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो अब हम इसका आख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अंश में लेखक ने सादृश्य मूलक अलंकार के माध्यम से युद्ध क्षेत्र की घटनाओं का, युद्ध का जो घटनाक्रम है या युद्ध क्षेत्र में क्या क्या तैयारियां होती है, किस तरह युद्ध को अंजाम दिया जाता है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कर रहे हैं। अब हम वाक्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने जर्मन के साथ युद्ध चल रहा था, जर्मन जो सैनिक थे उनके साथ में युद्ध हो रहा था। उसी समय लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से भर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लैना को एक दूसरा भारी घाव लगा है, दूसरा जख्मी हुआ है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ उसका 6 ही नाम सार्थक होता है, अर्थात वे चांद जो सने सने नाश को प्राप्त होता है और वही इस युद्ध में जीवन को क्षय कर 6 ही नाम सार्थक कर रहा है। लड़ाई के समय उदित चंद्रमा तो अपना 6 ही नाम सार्थक कर ही रहा था। हवा भी इतनी तीखी और तेज थी जैसे कि संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट की भाषा दांतों को कटकटाने वाली होती है, जिसको दंत वीणोपदेशाचार्य कहा है। यानी बहुत भयंकर जाड़े की रात थी और इतनी भयंकर सर्दी थी कि दांत किटकिटाने लग जाते हैं। अभिप्राय यह है कि सर्दी के कारण हवा का तीखापन दांत से दांत बजाने को इस तरह बाध्य कर रहा था जैसे बाणभट्ट की कठोर क्लिष्ट भाषा अच्छे अच्छे पाठकों और विद्वानों के दांत से दांत बजवा देती है। इसी समय वजीरा सिंह बतला रहा था कि फ्रांस की भूमि और उसकी मिट्टी उसके बूटों से चिपकी हुई थी। सूबेदार हजारा सिंह इस अचानक हुए आक्रमण के बावजूद अपनी सतर्कता से काफ़ी घायल हो चुका था। लैना सिंह ने सूबेदार को स्थिति का सारा हवाला दे दिया और यह भी बतला दिया कि एक नकली साहब ने किस प्रकार हमें मारने की कोशिश की। लैला सिंह ने नकली साहब को पहचान लिया था और सभी लोग उसकी प्रत्युत्पन्नमति और शीघ्र निर्णय लेने वाली क्षमता की सराहना कर रहे थे। सभी के मन में प्रशंसात्मक शैली में एक ही भाव था कि यदि आज लैना सिंह अपनी बुद्धि का कौशल नहीं दिखाता तो सिख फौज के सब जर्मनों के हाथों मारे जाते। जो जर्मनी सेना थी उनके हाथ पराजित हो जाते और सारे के सारे मर जाते। तो ये इस गद्यांश का ये मार्मिक अंश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। कहानी का यह अंश काव्यात्मकता से युक्त है। छही और दंत वीणोपदेशाचार्य जैसे प्रयोग गहरी व्यंजना प्रकट कर रहे हैं और प्रस्तुत गद्यांश की शब्दावली तत्संप्रदान शैली भावात्मक है। अप्रस्तुत विधान के द्वारा वातावरण का सृजन किया गया है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक और कहानीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम 5वां गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मर्दों
के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा वह मैंने कर दिया, गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लेना सिंह लेट गया, वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रश्न व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित लिखित कहानी उसने कहा था से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब आगे इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में उस समय का चित्र अंकित किया गया है जब सूबेदार के कंधे से गोली निकल गई और लेना सिंह बोधा तथा सूबेदार को गाड़ी पर भेजना चाहता था। और लेना सिंह, बोधा और सूबेदार कौन? हजारा सिंह और उनका पुत्र बोधा सिंह, इन दोनों को क्या है, गाड़ी से भेजना चाहते थे। उस समय का इसमें चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सूबेदार लेना सिंह को छोड़कर गाड़ी पर जा नहीं रहे थे। इस पर लेना सिंह कहता है, सूबेदार तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की कसम, तुम इस गाड़ी में जाकर अपना इलाज करवा लो और ठीक हो जाओ। इस पर सूबेदार लेना सिंह से जाने के बारे में पूछता है कि तुम क्यों नहीं चलते। इस बात पर वह कहता है कि तुम वहाँ पहुँचकर मेरे लिए गाड़ी भिजवा देना, और वैसे भी जर्मन मुर्दों के लिए गाड़ी आती ही होगी। अपने लिए वह कहता है कि मेरा हाल बुरा नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेना विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और वजीरा भी तो मेरे साथ ही है। सूबेदार लेना सिंह की बात मान जाते हैं और बोधा को गाड़ी पर लेटाने के बाद लेना सिंह ने सूबेदार को भी गाड़ी पर चढ़ने के लिए कहा। सूबेदार की गाड़ी चलते चलते लेना से नहीं रहा गया और बोधा, सुनिए सूबेदारनी होरा को पत्र लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। इसके बाद जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। तभी सूबेदार ने लेना का हाथ पकड़ कर कहा, लेना तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, और जो तुम लिखने की बात कह रहे हो वह लिखना कैसा, मैं तुम्हारे साथ ही घर चलूँगा। सूबेदारनी को तुम ही सब कुछ बताना कि उसने क्या कहा था। इसके बाद लेना सिंह पुनः संकेत करता है कि आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, गाड़ी में सवार हो जाओ और जल्दी से जाकर अपना इलाज कराओ। मैंने जो कहा उसे लिख देना और मेरी ओर से कह देना। इसके बाद गाड़ी चल देती है और लेना वहीं लेट जाता है और फिर बोला, वजीरा पानी पिला दे, कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, अर्थात उसके पसली के घाव का खून और फैल चुका है, उसमें अब उठने का सांस नहीं है। उसके समस्त बंधन को ढीला कर दो और पानी दे दो। इसके बाद वह सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो गया। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, वो देखते हैं। प्रस्तुत
गद्यांश में लैना सिंह की साहसिकता, वीरता और अपनत्व का प्रभावशाली वर्णन किया गया है और लैना सिंह की वचनबद्धता तथा निस्वार्थ प्रेम का भाव प्रस्तुत गद्यांश में द्रष्टव्य हुआ है। अवतरण की भाषा कथ्य के अनुरूप भावबोधक है। सहज सरल सुबोध और कवि के भावों और विचारों को या लेखक के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला हम छठा जो गद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती जाती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो ये बहुत ही लघु गद्यांश है, लेकिन इसके भाव बहुत गहरे हैं। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ है, वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित लिखित कहानी उसने कहा था से उद्धृत है, अवतरित है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में लैना सिंह का मृत्यु समय निकट है। इस समय उनकी स्मृति में पूर्व जीवन की सभी घटनाएं आ रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार ने इसी तत्व को पल्लवित किया है, इसी को वर्णित किया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है या प्रस्तुत गद्यांश है उसका भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कह रहा है कि मृत्यु से पूर्व मनुष्य जी भरकर अनर्थ किया करता है। वह अपने कर्मानुसार शुभ अशुभ व्यवहार करता हुआ और दूसरे व्यक्तियों से संपर्क रखता है। इसी व्यवहार में वह किसी के साथ हितकारी, परोपकारी तथा सहायक की भूमिका निभाता है। तो कभी कभी इसके प्रतिकूल स्थिति में सम्मिलित होकर अपने आचरण का परिचय देता है। जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य के समक्ष उसके जीवन की सभी घटनाएं आ जाती है कि मैंने जीवन भर क्या क्या कार्यों को अंजाम दिया है, क्या मैंने अच्छे कार्य किए, क्या बुरे काम किए हैं। उसकी स्मृति साफ हो जाती है। जीवन के सारे दृश्य उसे स्पष्ट दिखलाई देने लगते हैं। जिस प्रकार शीशे पर से धूल हट जाने से आकार, आकृति, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार अंतिम समय में कर्म और संघर्ष की धूल मनुष्य की आंखों के सामने से हट जाती है और उसे अपने जीवन की विगत घटनाएं अपने सामने घटित होती हुई दिखने लगती है। लैना के सामने उसके जीवन की सभी घटनाएं चित्रपट की तरह एक एक करके आ जाती हैं। अमृतसर के बाजार में सिख बालिका का मिलना, उससे कुड़माई का प्रश्न करने पर, कुड़माई का मतलब होता है सगाई करने पर उसका धत कहकर चला जाना और फिर सेना में स्वयं का जमादार हो जाना, भारत जाने पर संयोग से सुबेदारनी के रूप में उसी परिचित बालिका से मिलन होना और उसी सुबेदारनी द्वारा उसके पति पुत्र की रक्षा के लिए आंचल पसार कर वचन मांगना आदि घटनाएं लैना सिंह के समक्ष आ जाती है। तो ये घटनाएं अंत समय में दृष्टि पटल पर, हृदय पटल पर आई जाती है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहे कि इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है वो देखते हैं। उक्त गद्यांश में मृत्यु से पूर्व की स्थिति का मनोविज्ञान के अनुसार यथार्थ और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया गया है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल सूक्ति शैली का प्रयोग बड़ी मार्मिकता से हुआ है और भाषा में हमें गत्यात्मकता और सहज सरल सुबोध और लेखक के भावों और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से
भाषा सशक्त और समर्थ है। अब इस कहानी का अंतिम जो पद्यांश है 7वां, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। स्वपन चल रहा था, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों का मतलब महिलाओं की एक घगरिया पलटन क्यों ने बना दी। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती, एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही साल हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान से के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग इसकी व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मृत्यु का समय निकट होने तथा अर्धचेतन घायल अवस्था में लैना सिंह पूर्व घटनाओं का स्मरण कर बड़बड़ाने लगता है। उस समय वे जो स्वप्न देखता है उसी का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत गद्यावतरण में या अवतरण में किया गया है। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का 3रा सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक घायल अवस्था में लेटा हुआ लैना सिंह पूर्व घटनाओं को स्वप्न में देखने लगा है। जब लैना सिंह छुट्टियां पूरी करके फौज में वापस आया था, तब वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर गया था। वहाँ उसे किशोर अवस्था की प्रेम का सूबेदारनी के रूप में मिली थी। ये सारा जो प्रसंग है वो स्वप्न का चल रहा है। तब उसने लैला सिंह को पहचान कर उसके सामने अपने सुहाग तथा पुत्र की प्राण रक्षा के लिए आंचल पसारा था, भीख मांगी थी। बेहोश हालत में लैला सिंह उसी घटना को स्वप्न में देख रहा था। स्वप्न में सूबेदारनी उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हें आते ही पहचान लिया था, आज मैं तुम्हें एक काम पूरा करने का निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मेरे पति अर्थात सूबेदार हजारा सिंह को सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है और लायलपुर में ज़मीन भी आवंटित की है। अब उस इनाम का बदला चुकाने और कर्तव्य पालन का मौका आया है। इस कारण आज मेरे पति सूबेदार जी मोर्चे पर जा रहे हैं। यदि सरकार ने स्त्रियों की भी एक फौज बना दी होती तो मैं भी उसमें भर्ती होकर सूबेदार जी के साथ चली जाती और वहाँ पर उनकी हर हालत में रक्षा करती। ऐसा कहती हुई सूबेदारनी लैला सिंह के सामने आंसू बहाने लगी थी। उसने फिर कहा कि मेरा एक बेटा है, एक पुत्र है, वे भी 1 साल पहले फौज में भर्ती हुआ। उसके पीछे मेरी 4 संतानें हुई, परंतु वे जीवित नहीं रही। इस कारण मेरा इकलौता बेटा और वह भी अपने पिता के साथ मोर्चे पर जा रहा है युद्ध लड़ने के लिए। इस कारण मुझे अत्यधिक चिंता हो रही है। आगे लैला सिंह का स्वप्न चल रहा था तथा सूबेदारनी ने उसे पूर्व घटना का स्मरण दिलाती हुई कह रही है कि तुमने एक दिन अमृतसर के बाजार में मेरे प्राण बचाए थे। तब तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, वो फैल हो गया था
और वह लाते मारने लगा था, तब तुमने उससे मेरे प्राण की रक्षा की थी तथा घोड़े की लातें खाते हुए भी मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। तुम अब मोर्चे पर मेरे पति और पुत्र की उसी प्रकार रक्षा करना, यही मेरी भिक्षा है, मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं अपने सुहाग व गोद की रक्षा के लिए तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, भीख मांगती हूँ। इस प्रकार सूबेदारनी ने बचपन की प्रेमल भावनाओं का स्मरण कराकर अश्रु बहाते हुए लैना सिंह से ऐसा निवेदन किया था। अब हम उक्त गद्यांश की कलात्मक विशेषता या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण करते हैं। उक्त गद्यांश में बेहोशी की हालत में पूर्व घटनाओं को स्वप्न रूप में दिखाकर कहानीकार ने पात्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। मृत्यु निकट आने पर पूर्व घटनाओं का स्मरण करना तथा स्वप्न जैसी स्थिति में बड़बड़ाना दिखाकर पात्र की मानवीय संवेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। और प्रस्तुत या उक्त गद्यांश की या गद्यावतरण की भाषा शैली सहज सरल शुभोध प्रभावपूर्ण मार्मिक दृश्य सूचक तथा भावात्मक है और कवि के लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगली जो कहानी है पूस की रात, तो पहले हम इसके जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, उसका जीवन परिचय, फिर कहानी का सार, फिर कहानी के जो मार्मिक अंश है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राव लमही में डाक मुंशी थे, डाक विभाग में। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ, इसका मुंशी प्रेमचंद का, और जीवन यापन का अध्यापन से। पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही लग गया था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म में होशरूबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ, सरसार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1990 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। उनका पहला विवाह उन दोनों की परंपरा अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। बाल विधवा शिवरानी से उनका दूसरा विवाह हुआ था। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1990 में उनकी रचना सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप, सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया, उनको बुला लिया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी, किसको? मुंशी प्रेमचंद को, कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय भी इनका नाम था। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक थे ये, और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी।
इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनका निधन हो गया और उनका जो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, यह उनका अंतिम उपन्यास उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। अब इनके कुछ उपन्यास, इनकी रचनाएं या कृतियाँ। उपन्यास: प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि उल्लेखनीय हैं। गोदान इनका एपिक नॉवेल है, महाकाव्यात्मक उपन्यास है। और कहानी देखिए, प्रमुख कहानी: पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, सवा सेर गेहूँ, कफन, गुल्ली डंडा, पूस की रात, अलगोजा, आत्माराम, बड़े घर की बेटी आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और इनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अब हम थोड़ा सा इस कहानी का सार समझ लेते हैं। कौन सी? पूस की रात कहानी। हल्कू किसान से सेना अपने पैसे मांगने आया। हल्कू किसान से सेना अपने पैसे मांगने आया। हल्कू ने एक एक पैसा बचाकर 3 रुपये इकट्ठे किए थे। वह 3 रुपयों से एक कंबल खरीदना चाहता था जिससे पूस की रात में खेत पर सो सके। हल्कू ने पत्नी मुन्नी से 3 रुपये सेना को देने के लिए मांगे। मुन्नी ने पहले तो मना किया, किंतु सेना की गाली गलौज के डर से दे दिए। कंबल नहीं खरीदा जा सका। हल्कू अपने पालतू कुत्ते जबरे के साथ खेत की रखवाली करने गया। ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर सर्दी के मारे नींद नहीं आई। जबरे को छाती से चिपटाया, चिलम्पी पत्ते एकत्रित करके तापा। इसी बीच नील गायें उसकी फसल को चट खाने लगी। उसमें इतना साहस नहीं रहा कि उठकर नील गायों को भगा दे। जबरा भूखता रहा। हल्कू सो गया। सुबह मुन्नी ने आकर जगाया तो बोला, अब रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो ये संक्षिप्त में इस कहानी का सार है। आज इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।